नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी और आपका पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर हाजिर हूं। दिल्ली हिंसा पर सड़क से लेकर संसद तक संग्राम छिड़ा हुआ है। दंगों को लेकर विपक्ष पुलिस और सरकार पर हमलावर है, लेकिन गृह मंत्री को अपनी पुलिस पर नाज है। अमित शाह दंगों पर एक्शन को लेकर बार बार दिल्ली पुलिस की पीठ थपथपा रहे हैं, लेकिन दंगों को लेकर कुछ ऐसे वीडियो वायरल हुए हैं जो पुलिस पर सवाल उठाते हैं। दिल्ली पुलिस को दंगाइयों के साथ बताते हैं तो ऐसे सवाल उठते हैं, आखिर ऐसी पुलिस पर गृह मंत्री को नाज कैसे हो सकता है? जी हां, नाज है। अमित शाह दंगों पर एक्शन को लेकर बार बार दिल्ली पुलिस की पीठ थपथपा रहे हैं, लेकिन दंगों को लेकर कुछ ऐसे वीडियो वायरल हुए हैं जो पुलिस पर सवाल उठाते हैं। दिल्ली पुलिस को दंगाइयों के साथ बताते हैं तो ऐसे सवाल उठते हैं, आखिर ऐसी पुलिस पर गृह मंत्री को नाज कैसे हो सकता है? जी हां, दिल्ली पुलिस का नारा है शांति, सेवा और न्याय, और इसके साथ साथ दिल्ली में अशांति और दंगों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में बयान दे रहे थे। दिल्ली पुलिस को उन्होंने कह दिया कि उनकी तारीफ किए बिना वो नहीं थके, और उन्होंने कहा कि ये इसलिए की जानी चाहिए कि दिल्ली पुलिस ने दंगों को भड़कने नहीं दिया, और दंगों को भड़कने ही नहीं दिया, उन्होंने 36 घंटों में इस दंगे को समेट लिया। पीठ थपथपाई, जरा तस्वीरें देखो भाई। और इसके साथ साथ हम आपको ये कह देना चाहते हैं, ये अंदर की बात है, दिल्ली पुलिस हमारे साथ है। आखिर ये बातें कौन कर रहा था? इसी बात को लेकर मचा है बवाल, और मैं लेकर आया हूं देश का सवाल। मेरे साथ मेहमानों का पैनल होगा, लेकिन उससे पहले आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट। वहां की आबादी 20 लाख, पुलिस का सबसे बड़ा काम था, और मैं इसके लिए दिल्ली पुलिस को प्रशंसा भी करना चाहता हूं और शाबाशी भी देना चाहता हूं। तो सुना आपने, दिल्ली दंगों में एक्शन को लेकर गृह मंत्री को अपनी पुलिस पर नाज है। वो तारीफों के कसीदे पढ़ रहे हैं। 36 घंटों में दंगों पर काबू का दावा ठोक दिया, लेकिन दंगों के दौरान की कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो पुलिस को कटघरे में खड़ा करती है। हिंसा भड़काने के बाद और उससे पहले के ये वीडियो अमित शाह के दावों से ठीक उलट है। हिंसा के किसी वीडियो में पुलिस दंगाइयों के साथ पत्थरबाजी करती दिखाई दी, किसी में दंगाइयों के साथ बेतहाशा दौड़ती नजर आई, तो किसी में दंगाई कहर बरपा रहे थे और पुलिस तमाशा देख रही थी। दंगों में पुलिस की सच्चाई बयान करने वाली तस्वीरें अब आपको तफसील से दिखाते हैं। खजूरी खास में दहशत की इस तस्वीर को देखिए। सड़क पर गदर मचा हुआ है, दंगाई तो पत्थर बरसा ही रहे हैं, पुलिस भी हिंसा में उनकी हमजोली बनी नजर आ रही है। खजूरी खास में हिंसा की तस्वीर की तरह दंगों का एक और वीडियो सामने आया है। इसमें भी पुलिस दंगाइयों के साथ दिखाई दे रही है, उनके साथ दौड़ रही है, बवाल काट रही है। अब हम दिल्ली हिंसा का जो वीडियो दिखाने जा रहे हैं, इसमें तो पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ ही रहे हैं। हिंसा के इस वीडियो में पुलिस के सामने ही दंगाई हंगामा कर रहे हैं, पत्थर बरसा रहे हैं, पुलिस हाथ पर हाथ बांधे बैठी खड़ी है। ऐसे ही कुछ तस्वीरों का हवाला देकर विपक्ष ने पुलिस और सरकार को घेरा है। मेरे पास ऐसे एटलीस्ट 10 एग्जाम्पल हैं जहां लोग एफआईआर दर्ज करवाना चाहते हैं, उनको मालूम है कि किसने दंगा किया, उनको मालूम है किसने फसाद किया, उसकी एफआईआर दर्ज ही नहीं होती। दिल्ली हिंसा को लेकर बीजेपी नेता हमेशा से विपक्ष के निशाने पर रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में कपिल मिश्रा ने जो बयान दिया था, उसे लेकर भी पुलिस पर सवाल उठे थे। मैं आप सबके बिहाफ पे ये बात कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। दिल्ली हिंसा से पहले भी दिल्ली पुलिस कुछ महीनों से लगातार सवालों के घेरे में रही। दिसंबर में जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के बाहर सीए के विरोध में निकल रहे मार्च के दौरान हिंसा भड़की थी। इसके बाद दिल्ली पुलिस के जवान यूनिवर्सिटी के अंदर लाइब्रेरी में घुसकर डंडे बरसाते नजर आए थे। जनवरी में भी जेएनयू में हुई हिंसा में भी नकाबपोश हमलावरों को पुलिस 2 महीने तक नहीं पकड़ पाई, जबकि इन्हें नकाब के बावजूद भी काफी हद तक पहचाना जा रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आपने वो तस्वीरें देखी, आपने वो वीडियो देखे जो अपने आप में ये बताते हैं कि आखिर पुलिस किस भूमिका में थी। जी हां, इसीलिए मैं फिर एक बार कहता हूं, पीठ थपथपाई,
अरे अब तस्वीरें देखो भाई। इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेहमानों का पैनल है और खास तौर पर आज इस पैनल में मेरे साथ 3 वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जिन्होंने दिल्ली पुलिस की सेवा की है। मैं अगर ये कह दूं कि 3 भूषण दिल्ली पुलिस के, वो आज मेरे साथ है इस चर्चा में। मेरे साथ राजनीतिक मेहमान भी जुड़ेंगे। जी हां, मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस का पक्ष और समर्थक के रूप में दिखाई देने वाले और सुनाई देने वाले दीपक झा भी जुड़ेंगे और मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सुदेश वर्मा भी। लेकिन इससे पहले चूंकि दिल्ली पुलिस पर सवाल है, इसी बात को लेकर मचा बवाल है, मेरे साथ टीआर कक्कड़ साहब। जी हां, आप वो जाना पहचाना नाम है, आप दिल्ली पुलिस के आयुक्त रह चुके हैं। कक्कड़ साहब आपसे बहुत बातें जानेंगे। आपके तजुर्बे से आपने ऐसे हालात को डील किया है। सरकारें तब भी थी, सरकारें अब भी है, लेकिन आखिर दिल्ली पुलिस का जो रवैया था वो सही था या गलत, मैं आपसे पूछूंगा। मेरे साथ स्टूडियो में स्पेशल सेल के पूर्व पुलिस उपायुक्त एलएन राव साहब मौजूद हैं, जो इन दिनों वकालत कर रहे हैं। मेरे साथ वेदभूषण साहब, आप एसीपी रहे दिल्ली पुलिस में, आप भी चर्चा में रहेंगे और आपसे भी ढेरों सवाल होंगे। जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा था, दीपक झा, जी हां, दीपक झा के बहुत सारे सवाल हैं। सवाल ऐसे होंगे कि वो कांग्रेस की ब्रीफिंग लेकर नहीं आते, लेकिन उनके सवाल ये बताते हैं कि वो कांग्रेस के ही समर्थक हैं। दीपक झा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। आइए, इससे पहले कि हम अपनी चर्चा और बहस शुरू करें, हम आपको सीधे लिए चलते हैं राज्यसभा, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह बयान दे रहे हैं और कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद के बीच टोका टोकी हो रही है। भी मैं कहता हूं, गुलाम नबी आजाद सबसे वरिष्ठ हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं। आनंद शर्मा जी गृह समिति, हमारी गृह की स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं। विपक्ष के किसी भी सदस्य को अगर इसके बारे में डाउट है, गुलाम नबी साहब प्लीज लेकर आप आइए। मैं प्रायोरिटी के साथ आपको समय दूंगा। मैं चर्चा के लिए तैयार हूं और इस भ्रम का मुझे कोई आपत्ति नहीं इसमें कहते हैं। अफसरों की उपस्थिति में एक सेकंड बैठ जाइए ना भाई। सर, इनको कंप्लीट करना दीजिए। मान्यवर मैं कहता हूं नहीं, आनंद जी, he should be allowed to give the answer. They will not clear him out and then they'll walk out. शर्मा जी एक मिनट मान्यवर, माननीय मंत्री जी बोलने दीजिए भाई। अरे भाई सुनो, मान्यवर, मैंने कहा कि गुलाम नबी साहब सभी विपक्ष के दल के 1-2 चुनिंदा लोगों का सांसद के साथ जो मेरे साथ चर्चा करने आना चाहता हो लेकर आइए। आनंद शर्मा हमारे स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन है, वो भी आए। ये विषय पर एक सेकंड, अरे सुनो ना। मगर अध्यक्ष जी क्या बना रहे Not done, sir. इनको Listen. देखिए, मंत्री जी बोल रहे हैं, बीच में इस प्रकार का व्यवधान खड़ा करना गरिमापूर्ण नहीं है। जब इनका वक्तव्य पूरा हो जाए तो आपको कुछ पूछना है तो वो उसका उत्तर देने के लिए अनुकूलता होने से उत्तर देंगे। मान्यवर, मैं इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि अभी राइट्स पर चर्चा हो रही है। एनपीआर के लिए आप मेरे साथ कभी भी गुलाम नबी साहब आइए, 1 या 2 दिन की प्रायोरिटी में मैं आपको समय दे दूंगा और हम सार्थक चर्चा करेंगे। अधिकारियों को भी उपस्थित रखेंगे जिससे सारे भ्रमों का निरसन हो जाए। और बाद में मैं ये विनती सारे विपक्षी दलों को करता चाहूं, बहुत हो गया, सीए और एनपीआर पर भ्रांति बंद करने का समय आ गया है। नहीं, मगर उसमें आ जाओ ना भाई, उसमें आ जाओ ना। डायरेक्ट भाई आप भी आना। मान्यवर, बैठिए प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। मान्यवर, आई एम नॉट अलाउइंग यू, ही इज नॉट यील्डिंग, आई एम नॉट अलाउइंग यू, प्लीज ही इज नॉट अलाउइंग। डायरेक्ट आप प्रतिनिधि मंडल में आ जाइए। डायरेक्ट नॉट यील्डिंग। गुलाम नबी आजाद के वरिष्ठता में मान्यवर, प्लीज He's not yielding, so Yes. that's the
मान्यवर, दोनों ओर से हेट स्पीचेस की बात हुई, हम सबने स्वीकार करना पड़ेगा। हो सकता है सीए के लिए आपके मन में कंफ्यूजन हो, कोई शंका हो, जो भी था, मगर देश के मुसलमान भाई बहनों के मन में, माइनॉरिटी के मन में एक बड़ा इसके कारण शंका का वातावरण खड़ा हुआ है। इसको क्लैरिफाई करना चाहिए, इसका निरसन करना चाहिए। इसका देखिए मान्यवर, मैं किसी के नाम वगैरह देना नहीं चाहता, परंतु हेट स्पीचेस के लिए जो बातें की गई और कुछ सदस्यों ने सीआरपीसी के और आईपीसी के दफाएं भी कोट की, मैं सभी को कहना चाहता हूं कि रिसेंटली जो राइट्स हुए उसके पहले क्या हुआ। मान्यवर, 15 दिसंबर को, 14 दिसंबर को शाहीनबाग में हुआ था। शाहीनबाग को शांत प्रोटेस्ट है, हमने कभी इस प्रकार से नहीं कहा कि भाई किसी को अधिकार नहीं। सवाल लोगों की सुविधा का है, लोगों की सुविधाएं नहीं तोड़ना चाहिए। एक प्रदर्शन की एक जगह होती है, वहां बैठकर प्रदर्शन करना चाहिए, और ऐसी जगह भी दिल्ली में निश्चित है। हजारों हमने भी किए, आपने भी किए प्रदर्शन करने की जगह, वहां सब बैठकर प्रदर्शन कर सकते हैं, डेमोक्रेटिक राइट्स है, इसमें कोई आपत्ति नहीं। परंतु 14 दिसंबर को जो भाषण हुए मान्यवर रामलीला मैदान में, इसके अंदर काफी सदस्यों ने कहा है कि आर पार की लड़ाई करिए, नहीं निकलेंगे तो कायर कहलाए जाओगे। अब उसके बाद 15 दिसंबर को शाहीनबाग का धरना हुआ मान्यवर, और उसी दिनों में पहली बार प्रोटेस्ट हुई। हालांकि वो कौमी दंगे नहीं थे, प्रोटेस्ट करने वाले और पुलिस के बीच की झड़प थी। एक 15 को ही हुआ। तो हेट स्पीचेस का असर किसका हुआ है वो मैं कहना चाहता हूं। माननीय 17 फरवरी को एक युवा ने अमरावती महाराष्ट्र में भाषण कर दिया कि जब ट्रंप यहां पर आते हैं, विश्व के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, तब मालूम पड़ना चाहिए कि हिंदुस्तान के हुक्मरानों के सामने हमारी भावनाएं क्या है। रोड पर आ जाइए और ताकत दिखाइए। ये हेट स्पीच का सीधा असर 24 तारीख को दिखा, 23 तारीख को दिखा, 23 तारीख को 7-8 धरने लग गए। ये हेट स्पीच का असर है। 19 फरवरी को एक पार्टी के नेता ने कहा कि हम 15 करोड़ है, चिंता की बात नहीं, हम 15 करोड़ 100 करोड़ पर भारी। मान्यवर बोलने ही नहीं देंगे तो कैसे होगा महाराष्ट्र में किन मान्यवर। और बाद में 23 तारीख को 7-8 जगह पे नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र के अंदर धरना की शुरुआत हुई, और उसके बाद में इससे बढ़ते बढ़ते जो एंटी सीए प्रोटेस्ट था वो धीरे धीरे कम्युनल दंगों में कन्वर्ट हुआ। मान्यवर, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हेट स्पीचेस किसी की भी बख्शनी नहीं, आपस में बातचीत नहीं। और ये जो जज की ट्रांसफर की बात है, कानून मंत्री जी ने ढंग से इसकी सफाई दी है, मगर देश और दुनिया के सामने आना चाहिए कि जज की ट्रांसफर का ऑर्डर सिर्फ भारत सरकार करती है, ट्रांसफर की सिफारिश कॉलेजियम करता है। कॉलेजियम सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में बैठता है, उनकी सिफारिश होती है, बाद में जज की कंसेंट ली जाती है, और इस केस में सिफारिश भी 12 फरवरी को आ गई थी, जज की कंसेंट भी 2 दिन पहले आई थी, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर सिर्फ उस दिन निकला है। तो इसको किसी केस विशेष के साथ एक सेकंड भाई, अब ये क्या रनिंग कमेंट्री। अब मुझे सुनिए ना अध्यक्ष जी, आप संरक्षण दीजिए, ऐसे थोड़ी ना चलता है। ठीक, इसका किसी एक केस के लिए जुड़ाव नहीं है। और मैं दूसरा भी पक्ष कहना चाहता हूं, एक सेकंड, 3 लोगों का ट्रांसफर हुआ, सबकी कंसेंट है, रिकॉर्ड पर है। और मैं एक क्या विचार है कि एक ही जज हमारे पास न्याय कर सकेंगे, दूसरे जज क्या न्याय नहीं करेंगे? एक ही जज न्याय कर पाएंगे क्या?
प्रकार की मानसिकता है कि एक ही जज हमारे साथ न्याय करेंगे। मैं ये भी पूछना चाहता कि फला फला जज साहब है वही न्याय करेंगे और बाकी सब अन्याय कर देंगे। ये रूटीन ट्रांसफर है मान्यवर। जजों की ट्रांसफर पोस्टिंग के अंदर सरकार का दखल, आप भी सरकार में रहे हो साहब, बहुत कम होता है। ज्यादा से ज्यादा हम वापिस भेज सकते हैं, वो दोबारा भेज दे तो हमारे पास कोई चारा नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है। और मैं तो ये मानसिकता का भी विरोधी हूं कि पर्टिकुलर वाई पर्टिकुलर जज, वाई पर्टिकुलर जज, एक जज क्यों, दूसरे जज पर भरोसा क्यों नहीं है, क्यों नहीं है दूसरे जज पर भरोसा? दूसरा भी जज है, क्या बेतुका बातें हम लोगों के सामने फैलाते हैं, सदन के अंदर बोलते हैं, हमारी जुडिशियरी के लिए क्या संदेश भेजना चाहते हैं? इस प्रकार से मान्यवर नहीं चलता। मान्यवर, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ये जो हेट स्पीचेस हुई हैं वो हेट स्पीच नहीं है, क्यों नहीं है दूसरे जज पर भरोसा? दूसरा भी जज है, क्या बेतुका बातें हम लोगों के सामने फैलाते हैं, सदन के अंदर बोलते हैं, हमारी जुडिशियरी के लिए क्या संदेश भेजना चाहते हैं? इस प्रकार से मान्यवर नहीं चलता। मान्यवर, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ये जो हेट स्पीचेस हुई हैं वो हेट स्पीचेस, पैसा भेजने की साजिश, कुछ अकाउंट्स का 23 तारीख के पहले खुलना और 25 तारीख की रात को बंद हो जाना, ट्रंप जब आए तब ताकत दिखाना है और उसी वक्त एक सीमित समय में दंगे होना। और कुछ लोग तो एकदम, कुछ सदस्य इतने उत्तेजित हो जाते हैं कि स्टेट स्पॉन्सर्ड राइट्स हैं। मैं इतना कॉमन सेंस तो भैया आप इस्तेमाल करो, जब अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष भारत में आए हो, मेजबान देश के प्रधानमंत्री हो, तब मेरी सरकार स्टेट स्पॉन्सर राइट का मुहूर्त ऐसा निकालेगी क्या? जरा कॉमन सेंस तो इस्तेमाल करो। क्या आरोप लगा रहे हो? दंगे कराना हमारी फितरत नहीं है साहब, हमारी फितरत है दंगे करने को ढूंढ ढूंढ कर जेल की तलब। और मैं जो कहता हूं, मेरी पार्टी के साथ, मेरी आइडियोलॉजी के साथ दंगों को जोड़ने का प्रयास आजादी से हो रहा है, मगर साहब आंकड़े कुछ अलग हैं, आंकड़े कुछ अलग है। 1967 बीजेपी सत्ता में नहीं, 69 सत्ता में नहीं, 67 रांची हम सत्ता में नहीं थे, 67 अहमदाबाद हम नहीं थे, सब बोलता हूं सुनिए जरा, जलगांव 70 हम सत्ता में नहीं थे, जमशेदपुर 79 हम सत्ता में नहीं थे, मुरादाबाद 80 हम सत्ता में नहीं थे, आसाम 83 हम सत्ता में नहीं थे, अहमदाबाद 85 हम सत्ता में नहीं थे, भागलपुर 89 हम सत्ता में नहीं थे, 89 दिल्ली हम सत्ता में नहीं थे, 90 हैदराबाद हम सत्ता में नहीं थे, अलीगढ़ 90 हम सत्ता में नहीं थे, सूरत 92 हम सत्ता में नहीं थे, कानपुर 92 हम सत्ता में नहीं थे, भोपाल 92 हम सत्ता में नहीं थे, 93 मुरादाबाद 93 मुंबई। बेटिए सुनना पड़ेगा, प्लीज सिट डाउन। मैं बोलूं सर? मान्यवर 93 मुंबई हम सत्ता में नहीं थे, हम सत्ता में थे सिर्फ गुजरात में राइट्स हुए, राइट्स में मरने वाले 76% लोग कांग्रेस के शासन में मारे गए हैं। मेरी पार्टी पर क्या आरोप लगाते? मान्यवर मैं इतना ही कहना चाहता हूं, मान्यवर, मगर शासन किसका था? शासन किसका था? मान्यवर मैं इतना ही कहना चाहता हूं, कांग्रेस के समय में दंगे हुए, इन्होंने भी इसको शांत करने का प्रयास किया होगा, हमारे समय में हुए, हम भी कर रहे हैं, परंतु इसको मेरी पार्टी और मेरी आइडियोलॉजी के माथे बनने का प्रयास निंदनीय है, जब हकीकत उल्टी है कि 76% लोग राइट्स में मारे गए हैं, कांग्रेस के शासन में मारे गए हैं। रिकॉर्ड मान्यवर, रिकॉर्ड, अरे सुनना पड़ेगा, शुरुआत मैंने नहीं की है,
शुरुआत मैंने नहीं की ऐसा, उनको सुनना पड़ेगा। मान्यवर, मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं, सोशल मीडिया के सारे लोग भी जो उपयोग कर रहे हैं उन लोगों को भी विनती करना चाहता हूं, सारी पार्टी के लीडरों को भी विनती करना चाहता हूं कि अभी ऐसा कुछ न करें जिससे ताजा जख्म हरे हो जाए। हम सब सहयोग करें प्रशासन का, हम सब सहयोग करें पुलिस का, और जो मारे गए हैं उनके परिवारों के पुनर्वसन का, जिनका नुकसान हुआ है उनके परिवारों के पुनर्वसन का। मैं फिर से अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि सीएए के कारण, एनपीआर के कारण मेहरबानी कर इस देश की माइनॉरिटी के एक भी व्यक्ति को शंका न रखें। मैंने सभी सदस्यों को कहा है, गुलाम नबी जी के नेतृत्व में, आनंद शर्मा के नेतृत्व में, जिसको भी कोई कंफ्यूजन है कृपया आप मेरे पास आइए, मैं चर्चा करूंगा और बताऊंगा कि ये किस तरह से किसी की भी हानि नहीं हो सकती। दूसरी बात मान्यवर, दूसरी बात मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि जो मर गए हैं उनके परिवारों के नुकसान की भरपाई मैं नहीं कर सकता, मैं ईश्वर नहीं हूं मान्यवर, मगर मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जिनके घर जले हैं, दुकानें जली है, जिनके शरीर को ईजा आई है और जिनके परिवारों की जान चली गई है, आप इतना भरोसा रखना, एक भी दंगाई छूट न पाए, किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी पार्टी का, इसका हम भरोसा करें। माननीय गृह मंत्री जी ने दंगाइयों के बारे में बताया कि उनको नहीं बख्शना चाहिए और हम सब उसमें सहमत है, किसी को बख्शना नहीं चाहिए। और विशेष रूप से जो आपने स्पष्ट किया कि चाहे वो किसी भी दल का हो और किसी भी धर्म का, वो बहुत जरूरी है। मैं दो सवाल पूछना चाहता हूं, स्पष्टीकरण चाहता हूं। आपने खुद खेद प्रकट किया कि बहुत नुकसान हुआ है, तो जिनका नुकसान हुआ है उसकी कंपनसेशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है और पुनर्वसन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है? कंपनसेशन और पुनर्वसन के लिए दिल्ली सरकार और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिलकर क्या कर रहे हैं, मैं कल उनके दफ्तर में पूरी चीजें भेज दूंगा। दिल्ली सरकार भी अच्छा कर रही है, भारत सरकार भी उसका समर्थन कर रही है और पूरी चिंता पुनर्वसन और पैकेज की एवरेज। ठीक 24 घंटे बाद, जी हां, कल इसी वक्त लोकसभा में गृहमंत्री अमित शाह अपना बयान दिल्ली हिंसा और दंगों को लेकर दे रहे थे। आज राज्यसभा में वही बयान दे रहे थे, लेकिन आज उन्होंने एक बात कही, हमारी फितरत दंगा करने वालों को ढूंढ कर निकालना है। और इसके साथ साथ आज उनके बयान में फिर एक बार कांग्रेस उनके निशाने पर थी। हेट स्पीच, सोशल मीडिया, लगातार वो उसके जरिए कांग्रेस पर हमला करते और हमलावर होते दिखाई दिए। अब वक्त है थोड़ी देर की खामोशी का, यानी आप समझ गए होंगे, अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद मेरे साथ मेहमानों का वो पैनल, जी और खासकर दिल्ली पुलिस के पूर्व 3 बड़े पुलिस अधिकारी ये बताएंगे कि दिल्ली पुलिस की जो पीठ थपथपाई जा रही है, जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, ये बहुत कुछ कहती है भाई। एक ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइएगा। नमस्कार, फिर एक बार ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जी हां, मेरे साथ वो तमाम मेहमान बने हुए हैं। स्टूडियो में आप देख रहे हैं एल.एन. राव साहब, वेद भूषण साहब। नमस्कार, फिर एक बार ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जी हां, मेरे साथ वो तमाम मेहमान बने हुए हैं। स्टूडियो में आप देख रहे हैं एल.एन. राव साहब, वेद भूषण साहब, दीपक झा, टी.आर. कक्कड़ साहब और सुदेश वर्मा जी। सबसे पहला सवाल कक्कड़ साहब आपसे, पीठ थपथपाई तस्वीरें अब बता देती है कि दंगाइयों के साथ पुलिस भी शामिल थी। कक्कड़ साहब, ये कैसी दिल्ली पुलिस? ये आपका अपना विचार होगा कि दंगाइयों के साथ दिल्ली पुलिस भी शामिल थी। मैं इस बात पर बिल्कुल आपसे। एल.एन. राव साहब, कक्कड़ साहब, आपकी आवाज में एक तकनीकी खामी है, उसको ठीक करते ही हम आपके पास फिर एक बार आएंगे। एल.एन. राव साहब
पीठ थपथपा दी, दोनों सदनों में पीठ थपथपाई, लेकिन आपको तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं। दिल्ली पुलिस के हाथ में डंडे हैं, दिल्ली पुलिस के हाथ में पत्थर हैं, दंगाइयों के साथ पुलिस खड़ी हुई है, मूक दर्शक जैसी बनी हुई है। क्या कहेंगे आप? देखिए मनीष जी, पीठ थपथपाना और पुलिस का मोरल अप रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस दिन पुलिस का मोरल डाउन हो गया उस दिन आपको कानून और व्यवस्था में बहुत कुछ हलचल नजर आएगी। जहां तक पुलिस की साथ में पुलिस के साथ जो बता रहे हैं कि दंगाइयों के साथ पुलिस है, तो पुलिस की ड्यूटी है, पुलिस की ड्यूटी है वहां पर उसको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, दंगाइयों को कंट्रोल में करना। तो पुलिस तो दंगाइयों के बीच में होना नजर जाहिर है, वो तो इसमें कोई वो दो अतिशयोक्ति है ही नहीं। और पुलिस का काम कितना मुश्किल है ये जो वही जानते हैं जो पुलिस में ग्राउंड लेवल पे जिन्होंने काम किया है। मैंने 36 साल तक किया, उसमें बहुत से ऐसे मौके आए हैं जहां पत्थर भी खाए हैं, गोलियां भी खाई हैं, लेकिन मैं बता दूं ऐसे मैंने 1984 के दंगे भी देखे हैं। कह दिया कि 36 घंटे में पूरे दंगों को समेट लिया गया, इसे बढ़ने नहीं दिया गया। 84 के दंगे भी देखे हैं। ये ऐसा मनोबल किस काम का जो पुलिस आपके अधीन है, आप उनका मनोबल तो बना रहे हैं, लेकिन समाज में पुलिस को लेकर, समाज के लिए जो पुलिस की एक छवि होनी चाहिए वो बिगड़ती दिख रही है। देखिए मैं आपको बता दूं कि पुलिस का जो काम है ये बहुत ही जोखिम भरा काम है। उसमें पुलिस को देखिए, जैसे भीड़ में गए हैं लोग और कितने हमारे वो रतनलाल मारे गए हैं, दूसरे अंकित शर्मा जी का कितना बुरी तरह से उनको वो उनका क्षतिग्रस्त शरीर कर दिया, 400 वार लगे हैं उसमें। तो पुलिस कोई मार खाने के लिए तो जाते नहीं है, लेकिन पुलिस का काम ड्यूटी ऐसी है, दे आर ड्यूटी बाउंड टू बी इन दी रोइट अफेक्टेड एरिया में रहना उनका काम है, और दंगाइयों को रोकना भी काम है। और दंगाइयों को रोका, मैं आपको बता दूं, अगर ये पुलिस ने नहीं रोका होता, आपने जो वीडियो नहीं रोका होता तो दंगों का हाल और ज्यादा बुरा होता, बहुत लोग मरते। ये तो पुलिस की मैं कामयाबी मैं बता रहा हूं कि समय रहते हुए पुलिस ने दंगाइयों को और ज्यादा बढ़ने से रोका है और पूरी दिल्ली के और इलाके में दंगे फैलने से रोका। है पुलिस की बड़ी कामयाबी है। आपके पास आऊंगा, सवाल बहुत हैं और आप बखूबी से वो सारे सवालों को, क्योंकि इन दिनों आप वकालत भी कर रहे हैं, चोली दामन का साथ होता है पुलिस और वकील का, तो आपने पुलिस का अनुभव लिया 36 साल और अब वकालत कर रहे हैं। मेरे साथ वेदभूषण साहब हैं। वेदभूषण साहब, पीठ इसलिए थपथपाई जा रही है कि 36 घंटों में दंगों को समेट लिया गया और साथ साथ दंगों को आगे बढ़ने नहीं दिया गया। मेरा सवाल आपसे है, दंगे हुए ही क्यों? क्या कर रही थी खुफिया एजेंसियां? क्या कर रहे थे आपके इन्फॉर्मर? लोकल पुलिस स्टेशन क्या कर रहा था? मनीष जी, दंगों का पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है। आप देखिए, वर्ल्ड का सबसे बड़ा दंगा अमेरिका में लॉस एंजलिस के अंदर हुआ था। 5 दिन तक अमेरिका जैसे लॉस एंजलिस के सिटी के अंदर कोई पुलिस ने, कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, कोई पुलिस थी। 63 आदमी मारे गए, 2883 आदमी इंजर्ड हुए, 11000 आदमी अरेस्ट हुए, 1 बिलियन प्रॉपर्टी का लॉस हुआ। उसके बाद टैंक बुलाने पड़े और नेशनल गार्ड्स आके वहां पर उनको कंट्रोल करना पड़ा। अब आप आइए दंगों की बात। क्या आप चाहते थे कि जिस दिन यहां पर हमारे कंट्री के अंदर अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप यहां पर लैंड करें, उस दिन पुलिस वालों की गोली से 50 आदमी मारे जाएं? आप लोग चैनल वाले, मीडिया वाले, पॉलिटिशियंस इस दिल्ली पुलिस को जीना भारी कर देते। पुलिस का आपको धैर्य मानना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए कि पुलिस गोली नहीं चला रही है। डंडे से दहिया नाम का हवलदार रिवॉल्वर वाले शाहरुख को पूरी तरीके से हैंडल कर रहा है। आप पुलिस पर सवाल पैदा करना, आर्मी पर सवाल पैदा करना, सीआरपी पर सवाल पैदा करना, आपके नाम में भूषण है। वेद साहब, आपके नाम में भूषण है। आप दिल्ली पुलिस की सेवा की है, दिल्ली पुलिस के लिए आपकी सद्भावना का मैं स्वागत करता हूं, लेकिन आप एक चीज बताइए, आपने कहा अमेरिका में पुलिस 5 दिन तक कुछ नहीं की, तो क्या वो रिपीट होना चाहिए? लेकिन जब अमेरिका ने एक सेकंड, मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ। वेद साहब, मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ। वेद साहब, मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ। वेद साहब, मेरा सवाल सुनिए, मेरा सवाल सुनिए, मेरा सवाल सुनिए। वेद साहब, मैं आपकी वेदना समझता हूं, मैं आपकी वेदना को समझ रहा हूं। मेरा सवाल है, आपने पहला पार्ट सुना, दूसरा पार्ट है कि क्या जब अमेरिकी पुलिस ने काम की तो उन्होंने जाति, संप्रदाय, धर्म देख के काम नहीं किया? उन्होंने जो के बीच में झगड़ा हुआ था, मनीष जी याद रखिए, यहाँ भी 2 कम्युनिटी है, मुस्लिम और हिंदू। मैं मुस्लिम हिंदू की बात करूंगा, आपका सवाल का जवाब दे रहा हूं। वहां भी 2 कम्युनिटी थी, ब्लैक्स एंड व्हाइट। वहां
एक जजमेंट आया था, किंग वर्डिक्ट आया था, जिसको लेके दंगे हुए थे, और हिंदुस्तान में वो ही हुआ। ये दबा हुआ एक गुबार था 370 की शक्ल में। दहेज के बारे में जो मामले हुए, जो राम मंदिर को लेकर जजमेंट हुआ, हिंदू मरा ना मुसलमान मरा। वेद साहब ना हिंदू मरा ना मुसलमान मरा, केवल भारतीय मरा है। ये कल गृह मंत्री ने कहा है, और नहीं गृह मंत्री ने कहा है ये भारतीय मरा है, भारतीयता मर रही थी। ये जो PFI ISIS है, सुदेश जी, लोगों का कराया हुआ सुदेश जी, आइए सरकार के प्रवक्ता, बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी के प्रवक्ता सुदेश जी, सुदेश वर्मा जी, हमारी फितरत दंगा करने वालों को ढूंढ कर निकालना है। हेट स्पीच का हवाला दिया गया। हेट स्पीच में चर्चा हुई उमर खालिद की, हेट स्पीच में चर्चा हुई सोनिया गांधी की, हेट स्पीच पर चर्चा हुई वारिस पठान की। कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा, शायद नाम भूल गए। जी नहीं, देखिए, अगर आप बात करेंगे जुडिशियसली, तो बहुत से जुडिशियल एक्सपर्ट्स ने भी कहा है कि कपिल मिश्रा तो पुलिस को बोल रहे थे। पुलिस को कुछ बोलना, वो किसी को भड़का कैसे सकता है? वो हेट स्पीच कैसे हो सकता है? क्या उन्होंने किसी कम्युनिटी के खिलाफ बोला? क्या अनुराग ठाकुर ने किसी कम्युनिटी के खिलाफ बोला? अगर गद्दार को मारने की बात होती है, सुदेश जी, एक मिनट में आपसे कहना चाहूंगा, कपिल मिश्रा तब बयान दे रहे थे जब एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उनके बाजू खड़े थे, और वो ये कहते हैं जो आप नहीं कर पाओगे तो हम करेंगे। ये क्या बताता है किसका मुंह ताक रही थी दिल्ली पुलिस? उन्होंने ये भी कहा था कि मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों से कि इसको हटाइए। कोई भी व्यक्ति फ्रस्ट्रेशन में आके ये पुलिस से बोल सकता है, लेकिन ये हेट स्पीच नहीं है। ये हेट स्पीच कैसे हो सकता है? पुलिस को कोई बोलेगा व्यक्ति कि अगर आप नहीं करोगे तो हम आ जाएंगे, ये अपने आप में स्टेटमेंट गलत हो सकता है। ये अपने आप में धमकी है, ये अपने आप में धमकी है। सुदेश जी, इंटरप्रिटेशन, अगर मेरे साथ एक वकील बैठे हैं, अगर इंटरप्रिटेशन इसका निकाला जाए तो ये बताया जा सकता है कि आप इतने कमजोर हैं, आप इतने शिथिल हैं, आप इतने बेबस हैं, आप इतने लाचार हैं कि आप नहीं कर पा रहे, हम करेंगे। नहीं, लेकिन ये हेट स्पीच नहीं है। बिल्कुल, ये वारिस पठान वाला हेट स्पीच नहीं है कि 15 करोड़ वर्सेस 100 करोड़ एक्सपेरिमेंट करेंगे। ये सोनिया गांधी जी वाला हेट स्पीच। और अनुराग ठाकुर ने जो कहा था, अनुराग ठाकुर ने जो कहा था, जरूरत पड़ेगी। अनुराग, इसे भड़काना कहेंगे या नहीं? आपने पहली बार सुना क्या इस देश में कि गद्दारों को गोली मारो? क्या आपने पहली बार इस देश में सुना कि गद्दारों को गोली मारना चाहिए? कल कांग्रेस की रैली में लोगों ने कहा कि कांग्रेस के गद्दारों को गोली मारना चाहिए थी पुलिस को। बहुत बार सुना गया है। गद्दार कौन है? अरे ताहिर हुसैन अपना परिवार। वेद साहब, सुदेश जी आ रहा हूं आपके पास। वेद साहब, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वेद साहब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 24 तारीख को ताहिर हुसैन वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के सामने अपने घर को छोड़कर अपने परिवार वालों के साथ गया था। ये ऑन रिकॉर्ड है। नहीं है मनीष जी, इतना मासूम नहीं है ताहिर खान जिसकी आप तारीफ कर रहे हैं। मैं ताहिर नहीं कर रहा उसकी। वेद साहब, मैं ताहिर की तारीफ नहीं कर रहा, जो ऑन रिकॉर्ड है वो कह रहा हूं। दीपक झा, आप पर सीधा आरोप है। 15 दिसंबर का शाहीन बाग उकसाने वाले आप, भड़काने वाले आप। अगर शाहीन बाग ना होता तो आज दिल्ली नहीं जली होती, दिल्ली की बदनामी नहीं होती। डोनाल्ड ट्रंप यहां जब थे तब जो दिल्ली का आलम था उसके लिए आप जिम्मेदार ठहराए जा रहे हैं। आपका मतलब व्यक्तिगत आप नहीं, आप जिस पार्टी की विचारधारा आगे बढ़ाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये गृह मंत्री कह रहे हैं। अब मनीष जी, मैं बड़े धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ यहाँ पे दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को भी सुन रहा था, भाजपा प्रवक्ता के। मेरा माथा चकरा गया कि कैसी बातें करते हैं। जो व्यक्ति कहता है भारत पाकिस्तान होने वाला है यहाँ पे, ये हेट स्पीच नहीं है। मुझे तो शर्म आ रही है। यहाँ पे दिल्ली पुलिस के अधिकारी, एक भूतपूर्व अधिकारी बैठ के कहते हैं कि
राम मंदिर का जजमेंट था, उसका गुबार था। अरे भैया कोर्ट नहीं सुनिए सुनिए अचानक नहीं हुआ, चुपचाप सुन लीजिए, चुपचाप सुनिए भैया। अरे आपने बहुत बोल लिया। 1:30 बजे उतरी औरतें, मनीष जी चुप कराइए। यहाँ पुलिस की वर्दी नहीं कर सकते थे क्या? पुलिस की वर्दी का हनक मत दिखाइए। नहीं कर सकती थी क्या वो औरतें? पुलिस की वर्दी का हनक मत दिखाइए। पत्थर मार रही हैं, पुलिस की वर्दी का हनक मत दिखाइए। कितनी शांत महिलाएं हैं मनीष जी, कितनी देखिए सब्र महिलाएं। इस तरह से यहाँ पे डिबेट करेंगे अगर तो मैं बात कैसे रख पाऊंगा? मैं तो बहुत सामान्य आदमी हूँ। मैं सिंपल से इतनी बात कहना चाहता हूँ, ये दो मुद्दे अलग हैं। हिंदुस्तान में हर व्यक्ति कोर्ट का सम्मान करता है। एक कोर्ट, राम मंदिर का डिसीजन कांग्रेस या भाजपा का नहीं है, कोर्ट का है। तो हर हिंदुस्तानी कोर्ट का सम्मान करता है। हर पक्ष ने कहा कि हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, तो फिर क्यों अपनी दाल वहां पे गलाने चले आते? तो ये लोग, भाजपा के लोग और भाजपा के तथाकथित समर्थक जो है, ये हिंदू मुसलमान करते हैं, भारत पाकिस्तान की बात करते हैं। नहीं, कल गृह मंत्री ने साफ कर गृह मंत्री का बयान शर्मनाक है। गृह मंत्री कहते हैं 52 भारतीय मारे जाते हैं, फिर वहीं पे कहते हैं आप हिंदू मुसलमान, आप मत करिए। गृह मंत्री का बयान सुनिए मनीष जी, पूरा बयान ये है कि 52 भारतीय मारे जाते हैं, फिर कहते हैं अंकित शर्मा को 40। अरे मारा गया कोई भी व्यक्ति, 52 व्यक्ति 52 लोग मारे गए हैं, और कैसे मारे गए, जलाए गए, क्या है क्रूरता, कितनी क्रूरता कोर्ट डिसाइड कर देगा। लेकिन एक गृह मंत्री जी, सरकार कर क्या रही थी? पुलिस को निकम्मा बना दिया, पुलिस को चूड़ियां बना। हम पुलिस पे सवाल नहीं करते, पुलिस में डाउट नहीं करते, लेकिन पुलिस को इन्होंने निकम्मा बना दिया, पुलिस को ऑर्डर नहीं दिया। दीपक झा, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। बिल्कुल। ब्रेक के बाद लगातार दिल्ली हिंसा की गूंज संसद के दोनों सदनों में गूंज रही है। कल लोकसभा थी, आज राज्यसभा है। देश का सवाल लगातार जारी है, आप कहीं मत जाइएगा। गर्म चर्चा के बीच इस वक्त हम आपको सीधे लिए चलते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी और सियासत में बवाल मचा रहे भोपाल। जी हां, बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां पर बीजेपी दफ्तर में हैं। क्या कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। सिंधिया परिवार का खून है, जो सही है वो सिंधिया परिवार का मुखिया सदैव बोलता है। और ये भी मैं बोल दूं, सिंधिया परिवार के मुखिया को ललकारा था 1967 में मेरी दादी को। संवित सरकार के समय में क्या हुआ? 1990 में मेरे पूज्य पिताजी के ऊपर झूठा हवाला कांड किया। उस समय क्या हुआ? और आज जब मैंने अतिथि विद्वानों की बात उठाई और किसानों की बात उठाई और मंदसौर में जो किसानों के ऊपर केस लगी थी वापस लेने की बात उठाई, बहुत आवाज नहीं और मैंने कहा कि अगर इनकी मुद्दे जो वचन पत्र में हैं अगर पूरे नहीं हुए तो मुझे सड़क पे उतरना होगा। तो मुझे कहा गया उतर जाओ। मैं बोलना चाहता हूं कि जब सिंधिया परिवार को जो सत्य के पथ पर चलकर और मूल्य की राजनीति करने के लिए प्रतिबद्ध है, जब वो सिंधिया परिवार को ललकारा जाता है तो सिंधिया परिवार चुप नहीं रहता। अपने पसीने के साथ, अपने पूंजी के साथ मेरी दादी ने स्थापित किया, जिस दल में 26 साल की उम्र में पहली बार जन सेवा का पथ अपनाकर मेरे पूज्य पिताजी चले, आज उसी दल में
ज्योतिरादित्य सिंधिया सब छोड़कर अपना दिल लेकर आपके बीच में आया है। आज मैं केवल एक चीज लेके आया हूं आपके लिए, और ये मैं हमारे सभी कार्यकर्ताओं को मैं कहना चाहता हूं, ये विश्वास रखना, मैं केवल एक चीज आपके अपने साथ लेके आया हूं, और वो है मेरी मेहनत, मेरी मशक्कत, और ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। यहाँ बैठा हुआ खड़ा हुआ एक एक कार्यकर्ता, एक एक महिला, एक एक नौजवान, मेरा एक ही लक्ष्य होगा कि आपके दिल में स्थान पाना, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के जीवन का लक्ष्य होगा। और ये भी मैं आपको स्पष्ट रूप से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जहां आपका एक बूंद पसीना टपकेगा, वहां ज्योतिरादित्य सिंधिया का 100 बूंद पसीना टपका के मैं रखूंगा, और जब अगर खून की भी जरूरत होगी तो ज्योतिरादित्य सिंधिया आपके लिए हाजिर है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अपने धमाकेदार वेलकम के बाद प्रोत्साहन में जिस तरह से ज्योतिरादित्य कह रहे थे, मुझे ऐसा लगता है कि बदलती सियासत की ये वही चेहरे हैं। जी हां, कल तक पानी पी पी कर प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी के बड़े नेताओं को कोसने वाले ज्योतिरादित्य, कांग्रेस के कभी महाराज कहे जाने वाले ज्योतिरादित्य को अब ये देखना बड़ा मजेदार होगा कि बीजेपी में कितने लोग उन्हें महाराज कहकर बुलाते हैं। देश का सवाल में आप लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।